अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिव मॉडल इन न्यूक्लियर फिजिक्स। के अंदर हम देखने वाले हैं, इससे पहले हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल डिटेल में देख चुके हैं, फिर शेल मॉडल देख चुके हैं। उसके दोनों की अपने अपने कह लो कि एस्पेक्ट से, एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डील करता था, एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डील करता था। तो अब हम कलेक्टिव मॉडल को देखने वाले हैं। कलेक्टिव मॉडल को हम यूनिफाइड मॉडल भी कहते हैं। अब बुनियादी तौर पे ये न्यूक्लियाई के उन दोनों मामलात को देखता है जो शेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपके पास यानी सेपरेटली आप उनको नहीं बता सकते। इन दोनों के मिलने से ही ये वो मामलात तय होंगे जिसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो वो दोनों को मिलाने के बाद ही हम समझ पाएंगे, तो वही हम इसमें देखेंगे। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो सरफेस मोशन ऑफ ड्रॉप के कंसेप्ट से समझी जा सकती हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बिहेवियर है वो हम बुनियादी तौर पे स्टैटिस्टिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियन से देखते हैं कि उनका बाहमी जो कपलिंग होती है उससे वो जो मामलात समझे जाते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल में। और शेल मॉडल में क्या होता है कि सिंगल न्यूक्लियन यानी इंडिविजुअल न्यूक्लियन को देखते हैं, उनमें आपस में इंटरेक्शन नहीं होती, यानी हर न्यूक्लियन इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा होता है। ठीक है। तो वो जब पोटेंशियल फील्ड में जाता है, जो दूसरे न्यूक्लियन ने उसके हमसाये में पैदा की होती है फील्ड, उसके अंदर उसके साथ जो मामलात होते हैं, तो उससे हम एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक होगी बात। अब ये वो बातें थी जो हम पीछे देख चुके हैं। अब अजम्पशन क्या है कलेक्टिव मॉडल का? कलेक्टिव मॉडल में न्यूक्लियस को ऐसे देखा जाता है कि जो हार्ड कोर न्यूक्लियन है वो ऐसे है जैसे फील्ड शेल्स के अंदर है, जैसे शेल मॉडल में होता है। और जो आउटर वेलेंस न्यूक्लियन है वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे सरफेस मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं लिक्विड ड्रॉप के अंदर। यानी दोनों, अब न्यूक्लियस के अंदर दोनों तरह की खूबियां हम समझ रहे हैं कि अंदर जो हार्ड कोर में न्यूक्लियन है वो शेल मॉडल के मुताबिक देखेंगे, और जो सरफेस के ऊपर न्यूक्लियन है उनको लिक्विड ड्रॉप के मुताबिक देखेंगे। ठीक है। अब जो लिक्विड ड्रॉप है वो स्टैटिक तो नहीं होते, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियन सरफेस के ऊपर है वो स्टैटिक नहीं होंगे, उनके पास वो वाइब्रेशन कर सकते हैं। तो इससे उनकी वाइब्रेशन मोशन से क्या होगा, वो जो स्फेरिकल कंसेप्ट है वो नहीं रहेगा। ठीक है। तो आपके पास जो वेलेंस न्यूक्लियन की क्वांटम स्टेट है वो बदल जाएंगी, जो शेल मॉडल के मुताबिक नहीं थी। तो आपके पास ऐसे न्यूक्लियस में जिसमें वाइब्रेटरी मोशन आएगी, अब वो रोटेट भी करेगा और वाइब्रेट भी करेगा। तो आपके पास नई डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई वहां पे, यानी आपके पास रोटेशनल का और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट आ गया। अब ये जो मैं रोटेशनल और वाइब्रेशनल की बात कर रहा हूँ, ये रिजिड बॉडी वाले रोटेशन और वाइब्रेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ कंसेप्ट है। ठीक है। तो पहले मैं वाइब्रेशनल स्टेट बताता हूँ कि एक जो वाइब्रेटरी न्यूक्लियर सरफेस होगा उससे हम बुनियादी तौर पे क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करेंगे। तो वहां पे जो स्फेरिकल हार्मोनिक की एक्सपेंशन होगी उसकी मदद से उसे समझाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे आर थीटा फाई टी, थीटा फाई आपके पास पोलर एंगल है, टाइम पे भी डिपेंड करेगा। रेडियस आर नॉट आपका क्या कह लो उस वक्त का रेडियस है जब कोई भी उसमें डिफॉर्मेशन पैरामीटर नहीं था। देन आपके पास यहाँ पे अल्फा के ऊपर स्टेरिक लैम्डा म्यू लिखा हुआ है, ये डिफॉर्मेशन पैरामीटर है। वाई आपके पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वेरी करेंगे तो आपकी रेडियस की शेप बदलती चली जाएगी। तो लैम्डा 0 होगा तो हम इसे मोनोपोल कंसीडर करेंगे, लैम्डा 1 होगा तो डाइपोल, लैम्डा 2 होगा तो क्वाड्रोपोल, लैम्डा 3 होगा तो ऑक्टोपोल। अब आप देख सकते हैं जब लैम्डा 0 था तो एक सफियर मोनोपोल की तरह दिख रहा है। अब आपके पास लैम्डा 2 है तो क्वाड्रोपोल का कंसेप्ट आ रहा है, जिसमें ओब्लेट और प्रोलेट का कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर इसी तरीके से ऑक्टोपोल का कंसेप्ट आ रहा है। अब ये जितनी भी शेप्स आप देख रहे हैं ना, इसमें मानने वाली बात है ये इंस्टेंटेनियस आपके पास, यानी एवरी शेप स्फेरिकल है मगर इंस्टेंटेनियस शेप स्फेरिकल नहीं है, वो इसके मुताबिक होगी। यानी वो या क्वाड्रोपोल होगी या ऑक्टोपोल होगी। बात समझ गए? तो आपके पास जो वाइब्रेशनल एक्साइटेशन अगर होगी तो उसका जो कलेक्टिव लोएस्ट क्वांटम है, जो सबसे छोटा उसका पैकेट ऑफ एनर्जी आएगा, वो फोनान कहलाएगा। ठीक है। ये बुनियादी तौर पे किस टाइप का होगा? क्वाड्रोपोल। यानी जब लैम्डा 2 होता है तो इसका मतलब दो यूनिट होंगे एंगुलर मोमेंटम के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव पैरिटी नेगेटिव पैरिटी वाला कंसेप्ट आ जाएगा।
तो इवन इवन न्यूक्लियाई के अंदर जब डिफॉर्मेशन थोड़ी हो तो आपकी जो एक्साइटेड स्टेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट है, उसको हम जे से कहेंगे वो 2+ होगी। और अगर आपकी लार्ज डिफॉर्मेशन हो तब आपकी लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट वो विद J2+ होगी। ठीक होगी बात? अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। रोटेशनल स्टेट की बात करें, जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है कोर न्यूक्लियन और सरफेस के बीच में, वो आपकी कोर को खराब कर देती है, डिस्टॉर्ट कर देती है, जिससे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। और किसके सरफेस के ऊपर जो न्यूक्लियन है, रिएक्शन में वो क्या लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वहां पे एक बल्ज सा बन जाता है। ये बल्ज आप सर्कुलेट करते हैं सरफेस के गिर्द, जिसके नतीजे में एक एक्स्ट्रा यानी मोशन ऑफ न्यूक्लियन की एक सर्कुलर मोशन शुरू हो जाती है। तो ये जो दो, अगर बिल फर्ज अगर दो एक्स्ट्रा न्यूक्लियन हो सेम आपके न्यूक्लियस के अंदर, तो वो एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, यानी उनकी पेयरिंग इंटरेक्शन एक एंटी पैरेलल कपलिंग को क्रिएट करेगी। और अगर आपके पास कोर के अंदर परमानेंटली डिफॉर्म होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियन आप ऐड करेंगे सरफेस के ऊपर, तो आपके पास से यानी परमानेंट जो चेंज आ जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस होगा यानी सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर एक्सर्ट करेगा सरफेस ऑफ न्यूक्लियन पे, वो जैसे मैंने कहा परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगा नॉन स्फेरिकल शेप में। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो रोटेशन है चूंकि, तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू एल ओवर आई लेके इसमें इक्वेशन में डाल दी, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी एल स्क्वायर ओवर 2 आई। अब जो एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटम स्टेट में होता है उसकी वैल्यू मैंने लिख दी, स्क्वायर है तो स्क्वायर की सूरत में लिख दिया। अब आपके पास अगर स्फीयरफाइड न्यूक्लियस होगा तो ये डिफॉर्मेशन सिमेट्रिक होगी। ठीक है, किसके लिहाज से, रिफ्लेक्शन के यानी न्यूक्लियस के साथ से। अगर आप जे को रिस्ट्रिक्ट कर दे सिर्फ इवन नंबर तक तो हम कहेंगे पैरिटी इवन होगी। तो इस थ्योरी और डिफॉर्मेशन के मुताबिक जो आपने स्फेरिकल शेप से डेविएशन की है वो उतनी ज्यादा डेविएशन होगी और रोटेशनल लेवल आप आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे जितना आप क्लोज शेल यानी न्यूक्लियन के आपके क्लोज शेल ज्यादा होंगे। फिर अब अगर हम इसकी समरी की बात करेंगे, नताइज क्या हासिल होते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें बिल्कुल वही रिजल्ट देता है जो इस थ्योरी से पता चलते हैं। यानी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट वेरी आपस में मिक्स मैच करते हैं कि ये ऑब्जर्व जो एनर्जी रेशियो है एक्साइटेड आपकी रोटेशनल स्टेट के लिए, वो आपके पास जब ए 150 से लेस होगा, 190 और 150 के बीच में, और 220 से ज्यादा, वो बिल्कुल मैच करती है। जितनी इस थ्योरी ने प्रेडिक्ट की थी उतनी एक्सपेरिमेंटली उनकी एक्साइटेड रोटेशनल स्टेट मिलती है। तो आपके पास इसके अलावा ये आपके पास लो लाइंग जो स्फेरिकल न्यूक्लियाई होते हैं क्लोज शेल के करीब, उनकी एनर्जी को सही प्रेडिक्ट करता है। फिर ये आपके पास जो क्रॉस सेक्शन फॉर कूलम एक्साइटेशन का था उस मसले को भी हल करता है। उसके अलावा जो मैंने कहा था मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट, आइसोमेरिक ट्रांजिशन, न्यूक्लियर फिशन थ्योरी और स्पेक्ट्रल लाइंस जो न्यूक्लियाई से आती हैं, उन सब मामलात को बड़ी सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। तो ये हमारे पास था जनाब कलेक्टिव मॉडल, जैसे यूनिफाइड मॉडल भी कहते हैं, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का बिहेवियर जो मुख्तलिफ मामलात के अंदर किस तरह बिहेव करता है उसको आसानी से समझा जा सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।